कि आप इतने चालाक हो गए हैं माननीय हेमंत जी कि आप पूरे राज्य को बोका बना रहे हैं। आप जरूर कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह की धूल झोंकने वाले कानून से आपको लाभ होने वाला है। 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने से कोई कानून इम्यून हो जाएगा या यह कानून इम्यून हो जाएगा, यह भी धोखा देने वाली बात है। उसी तरह की बात हो गई कि आपने ताजमहल कह दिया कि देते हैं, आपने कह दिया कि लाल किला देते हैं, लेकिन आप उसके साथ एक राइडर लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड में 11 नवंबर 2022 को स्थानीयता के आधार पर 1932 खतियान को माना गया है और ये विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पारित करा लिया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद झारखंडियों के हित में जो किए गए जो निर्णय है, इससे कितना लाभ मिलेगा, ये हम पूरी बात समझेंगे झारखंड सरकार के पूर्व एजी अजीत कुमार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, ये बताएं हमारे दर्शकों कि ये 1932 खतियान का जो कल विशेष सत्र बुलाकर इसका विधेयक पारित कराया गया, इसकी जो टेक्निकल खामियां हैं वो क्या होंगी और इसकी जो लाभ है वो किसे मिलने जा रहा है? देखिए, ये विशेष सत्र बुला करके इस तरह का निर्णय लेना और विधेयक पारित कराना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। और किस जल्दीबाजी में किस कारण से माननीय हेमंत सोरेन जी ने ऐसा किया है, ये सभी समझ पाएंगे। कुछ दिनों की बात है, ये सबके समझ में आने वाला है। देखिए, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता सबसे पहले 2001 में बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने, जो बीजेपी की थी, उन्होंने ये निर्णय लिया था। ये मामला न्यायालय में भी गया और न्यायालय ने कुछ एक बिंदुओं पे अपनी असहमति जताते हुए पुनः राज्य सरकार को ही ऐसा निर्देश दिया था कि वे स्थानीयता पुनः निर्धारित करें। राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार की चीज़ है ये। राज्य सरकार ने ही अधिकार एक्सरसाइज की थी 2001 में भी, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक भी ये राज्य सरकार के ही अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी आखिरकार इस तरह का विधेयक क्यों लाते हैं कि इसे निर्धारित तो ये करेंगे परंतु लागू ये केंद्र की सहमति से होगा। तो मुझे तो लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी बखूबी जानते हैं कि ये जो निर्णय इन्होंने लिया है, ये विधेयक जो इन्होंने पास कराई है, इसे लागू करने की मंशा या नीयत इनकी है नहीं, इसलिए इन्होंने सब कुछ केंद्र के मत्थे पे छोड़ा है। मैं सर, एक मिनट रुकना चाहूँगी। ये अगर चाहते तो विशेष सत्र बुलाए तो वहाँ हो गया, तो ये झारखंड से भी इस 9वीं अनुसूची में बिना भेजे यहाँ से भी ये कंप्लीट कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र का मामला है। संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जिसको कहेंगे, अथवा स्टेट लिस्ट, इनमें जो विषय समाहित किए गए हैं, इसके आधार पर ये निर्णय राज्य सरकार को विधानसभा के स्तर से ही लेना था और इसे लागू भी तत्काल करना चाहिए था ताकि यहाँ के मूलवासियों को इसका लाभ मिल सके। इन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है ये मंशा इनकी बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी 2-4 महीने के बाद, जब लोग उम्मीद करेंगे कि लॉ लागू क्यों नहीं हो रहा है, तो सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, ये बताइए, जैसे 1985 रघुवर दास की सरकार जब थी, उस समय ये लागू किया गया था यहाँ झारखंड में ही, तो उस तौर पे भी ये कर सकते थे। तो ये फिर 9वीं अनुसूची में भेजने का जो एक समय भी होता है ना, समय सीमा होगा। केंद्र सरकार के माथे अब ये चला गया, तो केंद्र सरकार इसे कब करेगी, नहीं करेगी, तो जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो 1932 खतियान कल से जो ढोल नगाड़े और खुशी आतिशबाजी हो रही, उनका लाभ उन्हें कब से मिलेगा, कब तक इंतजार करना होगा? क्योंकि ये विधानसभा के विशेष सत्र में हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल इसका लाभ कैसे मिलेगा? मैडम, आपने सही कहा कि 1985 के आधार पर जो निर्णय लिया गया था वो राज्य सरकार के स्तर पे ही लिया गया था। तो ये जाहिर है कि ये राज्य सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में आता है विषय। और यदि माननीय हेमंत सोरेन जी ये जानते हैं कि पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत है, तो उन्होंने कुछ सही निर्णय अगर लिए हैं तो इसे तत्काल लागू करने का भी अधिकार इन्हीं के पास है और इन्हीं के पास से इस अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ करके
ताकि ये कानून लागू ही ना हो सके, केंद्र के मत्थे छोड़ा है। और जो गलती आप कर रहे हैं उन गलतियों को केंद्र भी देखेगी, और यदि केंद्र परेशानी में होगी, ये कानून अगर चलने योग्य नहीं होगा, तो जरूर केंद्र के पास 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बावजूद इस न्याय को, इस कानून को न्यायालय जरूर देख सकेगी। ये बराबर कहते हैं, आज मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि इस कानून को सुरक्षा कवच पहनाने के लिए 9वीं अनुसूची में भेजने की कार्रवाई की गई है और निर्णय लिया गया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है IR कोएल्हो के मामले में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद किसी कानून की कानूनी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने से कोई कानून इम्यून हो जाएगा या यह कानून इम्यून हो जाएगा, यह भी धोखा देने वाली बात है। और माननीय हेमंत जी ने ये बिल्कुल राजनीतिक स्टंट किया है, लोगों के जहन में ये धारणा बनाने का काम किया है कि मैंने तो कर दिया। तो ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आपने ताजमहल कह दिया कि देते हैं, आपने कह दिया कि लाल किला देते हैं, लेकिन आप उसके साथ एक राइडर लगा रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार रजिस्ट्री कर दे आपके नाम पे तब ले लेना। तो इस तरह की बात हो रही है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्योंकि सर्वे इसके जो कई क्राइटेरिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों का भी कहना है कि सर्वे नहीं कराया गया है, सर्वे के बाद कुछ होता। यहाँ क्या कुछ कहेंगे तमिलनाडु का इसमें एग्जाम्पल? देखिए, तमिलनाडु से जो रिलेटेड मामला है वो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। और वर्ष 1993 में इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट हुआ, या उसके बाद भी कई एक इसी प्रकार के मामलों में फैसले हुए, तो विभिन्न राज्यों ने समय समय पर निर्णय लिए और कुछ विवाद भी है, कुछ मामले न्यायालय में भी हैं। परंतु यह स्पष्ट कर दूं कि 2007 के पहले के वो सारे कानून जिनको न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया गया है या मामले लंबित हैं, उसके विषय में अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन 2007 के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार या राज्य की विधायिका इस तरह का कोई निर्णय लेगी तो उसकी कानूनी समीक्षा न्यायालय कर सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति है कि आप अपनी तुलना किसी और राज्य से नहीं कर सकते हैं, और आपको यदि आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़ाना है तो इंदिरा साहनी के मामले का, मराठा आरक्षण के मामले का जो न्याय निर्णय है वह देखना होगा। और स्थानीयता के मामले में आपको अपने न्यायालय के पूर्णपीठ का फैसला जरूर देखना चाहिए। यदि आपने गलती की है और अगर आप जानते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, तभी आपने इस तरह का राइडर लगाया है कि ये कानून तो मैंने बना दिया लेकिन लागू नहीं करूँगा। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी के शब्दों में ही कहना चाहता हूँ कि वे कहते तो जरूर हैं कि आदिवासी अक्लमंद हो गया है, बोका नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि आप इतने चालाक हो गए हैं माननीय हेमंत जी कि आप पूरे राज्य को बोका बना रहे हैं। राज्य की जनता, मेरे जैसा मूलवासी आपके इस कृत्य से, आपके इस काम से बहुत प्रताड़ित है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक युवा इस योजना का, इस कानून का कोई लाभ नहीं ले पाएगा और इसका खामियाजा अगले चुनाव में आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। आप जरूर कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह की धूल झोंकने वाले कानून से आपको लाभ होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। आगामी कोई भी जो नियुक्तियां आएंगी उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। जो झारखंड में अगर कोई नियुक्तियां आती भी, आमतौर पर ऐसे भी नियुक्तियां लटक ही जाती हैं, लेकिन आएंगी तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है विशेष तौर पे। बिल्कुल, इन्होंने खुद ही स्पष्ट किया इस कानून को अभी लागू ही नहीं होना है। तो जब ये कानून अभी लागू ही नहीं होगा तो नियुक्तियों के मामले में या आरक्षण के मामले में, किसी भी मामले में, इनके दोनों कानून जो विशेष सत्र बुला करके लाए गए हैं या पारित कराए गए हैं, इसका लाभ तात्कालिक तौर पे नहीं होना है। और ये तभी लागू होगा जब राधा तभी नाचेगी जब 9 मन तेल होगा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आप सुन रहे थे झारखंड सरकार के पूर्व एजी और वर्तमान में झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अजीत कुमार को। अजीत कुमार
टेक्निकल जितनी भी खामियां हैं 1932 स्थानीय आधारित जो खतियान का 11 नवंबर को झारखंड सरकार के विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया, तो इसमें किसी भी तरह का कोई लाभ फिलहाल नहीं मिलने जा रहा है। और जितनी भी टेक्निकल समस्या थी वो भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर दर्शकों को समझा दिया कि ये एक हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय है और ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है सीएम हेमंत सोरेन का। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।